नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर के जो एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है उसके अंदर अपने नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। पिछले जो पार्ट है उसके अंदर हमने लगभग 60 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए। अगर वो क्लासेज आपने नहीं देखी है तो आप जो है इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको टेक्निकल हेल्पर के नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो क्लासेज आप देख सकते हो। इसके बाद में आने वाली क्लासेज है वो भी आपको वहीं मिलने वाली है। तो इसके बाद वाली जो क्लासेज है उनके नोटिफिकेशन आप टाइम टू टाइम चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो क्लासेज रहेगी उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की जो क्लास है उसके अंदर आपका जो है पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या रखा गया है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपका पावर उप परिपथ होता है उसके अंदर कितना आपका लोड हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 200 वाट, 400 वाट, 800 वाट, 1000 वाट। तो दोस्तों यहाँ पर जो पावर का जो उप सर्किट होता है उसके अंदर जो आपके 3000 वाट तक का जो लोड है वो होता है दोस्तों। और यहीं पर अगर इसका जो क्वेश्चन है वो ये पूछा होता है कि लाइट एंड फैन सर्किट में कितना लोड होता है, तो उस कंडीशन में इसका जो आंसर है वो हो जाता है 800 वाट। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि यहाँ पर पावर और उप परिपथ में कितने उपभोग बिंदु होते हैं, तो उस कंडीशन में उपभोग बिंदुओं की जो संख्या हो जाती वो हो जाती दोस्तों यहाँ पर कितनी, 2। और यहाँ पर जो आपके लाइट एंड फैन सर्किट के अंदर कितने उपभोग बिंदु हो जाते, 8। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसके अंदर आपके कवर हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है कि भारत में सुरक्षात्मक भू संपर्क के लिए निम्न में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि असल में यहाँ पर पूछा गया अर्थिंग के लिए कौन सा तार यूज़ करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर पहली चीज़ 3 कलर के जो तार होते हैं R, Y और B, ये 3 कलर के जो तार होते हैं दोस्तों ये अपने यूज़ करते हैं 3 फेज की जो सप्लाई होती है उसके लिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूज़ किया जाता है ब्लैक कलर, ये यूज़ किया जाता है न्यूट्रल के लिए। और अगर मैं बात करूं ग्रीन यानी कि हरे रंग की तार, ये यूज़ की जाती है ग्राउंड यानी कि अर्थ के लिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि असल में जो आपका अर्थिंग है उसके लिए कौन सा तार उपयोग किया जाता है। तो अब आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा तार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा तार होगा, ग्रीन कलर का तार, यानी कि हरे रंग की जो तार है वो आपकी अर्थिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है वो कौन सी है, यानी कि अस्थायी वायरिंग जो है उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है प्रणाली कौन सी रहेगी वो पूछा गया है। तो क्लीट वायरिंग रहेगी, केसिंग वायरिंग रहेगी, टीएस वायरिंग, एसटीएस वायरिंग रहेगी, या फिर टीआरएस वायरिंग रहेगी, सिथड वायरिंग रहेगी। तो यहाँ पर देखिए क्लीट वायरिंग जो है वो आपकी अस्थायी वायरिंग का एक प्रकार है, क्योंकि इसमें देखो क्लीट लगा के और वायरिंग जो है आप सीधी बाहर की तरफ ही कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 SWG के व्यास की तुल्यांकी मान क्या होगा, यानी कि अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 3 SWG का जो तार है उसका जो है असल में mm के अंदर कितना मान होता है। 3 अगर SWG का कोई तार है तो उसका, तो दोस्तों mm के अंदर जो है तार का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, और SWG के अंदर तार का जो साइज़ है वो छोटा होता है अगर एक ही साइज़ की तार आप लेते हो। तो 3 SWG की जो तार होगी उसका जो फिक्स साइज़ रहता है दोस्तों वो रहता है 6.408, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन जो है राइट रहेगा। अगर आपसे पूछा होता कि अगर जो है एक SWG की तार है तो उसके लिए कितना होता है तार का साइज़, तो यहाँ पर जो है 7.6 जो 2 है उसका राइट आंसर हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है, शुष्क सेल की अंकित वोल्टेज का मान कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सूखा जो सेल होता है उसके लिए वोल्टेज का मान पूछा है, तो 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2.5 वोल्ट और 3 वोल्ट, ये आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहने वाला है 1.5 वोल्ट जो है वो शुष्क सेल जो होता है, ड्राई सेल होता है, उसकी वोल्टेज का मान होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि वोल्टेज और धारा और वोल्टेज फेज में होने पर पावर फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि असल में
जो करंट और वोल्टेज है, यानी कि जो आपका करंट और जो वोल्टेज है वो आपका इन फेज चल रहे हैं। अगर करंट और वोल्टेज जो है इन फेज चल रहे हैं तो इसका मतलब जो एंगल डिफरेंस है वो कितना हो गया, कोस फाई का मान कितना हो गया, कोस 0 हो गया, क्योंकि एंगल डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 0। तो 0 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो कोस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि धारा और वोल्टेज अगर साथ साथ चल रहे हैं, इन फेज चल रहे हैं, तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि पावर फैक्टर का मान 0, यूनिटी पीछे रहेगा, आगे रहेगा। तो इसमें से आपका जो है इकाई यानी कि यूनिटी जो पावर फैक्टर है उसका मान रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड जो तार होती है उसके अंदर स्टील का क्या कार्य है। जो यहाँ पर ACSR तार यूज करने वाले हैं उसके अंदर स्टील का क्या काम है ये पूछा गया है। तो उप रिसर प्रभाव का पूर्ति करना है, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना है, अधिक धारा वहन करना है, प्रेरकता घटाना है, धारिता घटाना है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम जो आपको पता है कमजोर जो है धातु है, अगर इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाती है। तो इसके साथ में एक स्टील की तार यूज करते हैं। वो स्टील की जो तार होता है उसका मेन काम जो है वो क्या होता है, असल में उसको यांत्रिक मजबूती देने का काम होता है, ताकि ये तार जब खंबे पे यूज करें अपने तो उस टाइम जो है टूटे ना, उसके लिए। तो यांत्रिक रूप से मजबूती देने के लिए ACSR तार के अंदर अपने स्टील जो है वो यूज करते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया कि उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपका जो उप जो स्टेशन होता है यानी कि सब स्टेशन होता है उसके अंदर जो है यहाँ पर बिजली जो है उसका तार ये जो बजरी है, बजरी और पत्थर का यूज क्यों किया जाता है ट्रांसफार्मर वगैरह के अंदर नीचे की तरफ, ये पूछा गया है। तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन दिए गए तेल के रिसाव से आग टलने के लिए, क्योंकि देखो अगर तेल जो होगा वो नीचे आएगा तो ज़मीन में जा सकता है उनके माध्यम से, और आग से जो बचाव है वो जो है करता है, ठीक है कर सकता है। उसके बाद में स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकता है। तो पौधे जो है वो अगर ऊपर की तरफ जो है बजरी वगैरह पड़ी होगी तो उससे पौधे वगैरह नहीं उगेंगे, तो मान सकते हैं ये भी। यार्ड की कार्य अवस्था सुधारना, तो कार्य व्यवस्था भी जो है सुधर जाएगी। उसके बाद में लघु परिपथ त्रुटियों के कारण जो स्टेप है यानी कि स्पर्श विभव घटाना, यानी कि अर्थिंग जो है प्रतिरोध घटाना, ताकि जो है आपका अर्थिंग न हो सके। अब देखिए ये भी सही है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, इन सभी के लिए आपका जो है बजरी या फिर पत्थर का यूज करते हैं अपने जो आपके स्टेशन होते हैं यानी कि सब स्टेशन होते हैं उनमें दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया कि स्वच्छ सब स्टेशनों के अंदर जो इंसुलेटर के लिए कितनी क्रिम्पेज दूरी का सुझाव दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए 16 kV प्रति mm, 20 kV प्रति mm, 22 kV प्रति mm या 25 kV प्रति mm या 30 kV प्रति mm। तो दोस्तों 1 किलोवाट के अगर कोई इंसुलेटर है उसके लिए जो यूज करने वाले हैं लोड के लिए, तो उसके अंदर जो गैप जो रखा जाता है वो आपका कितना रखा जाता है, तो 16 kV प्रति mm जो है वो आपका रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि असल में संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों को पार करने तो संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का यूज किया जाता है। तो देखिए जो है आपसे पूछा गया है कि असल में एक खंबे के ऊपर अंतिम सिरे पे कौन सा इंसुलेटर यूज किया जाएगा, मेनली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए सेकल इंसुलेटर होता है दोस्तों, जो अंतिम कोने पे यूज होता है। लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट है उसने इसको बी दिया है आंसर माना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो है वो सेकल इंसुलेटर रहेगा। ये क्वेश्चन जो आपका ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिकारात्मक शक्ति प्रदान करता है। यानी कि उप परिपथ में जो है निम्न में से कौन सा जो है एक ऐसा घटक है जो शक्ति गुणक सुधारने के लिए जो है आपका प्रतिकारात्मक जो शक्ति है वो प्रदान करता है। तो करंट ट्रांसफार्मर है, संभावित ट्रांसफार्मर है, शंट जो संधारित्र है, शंट रिएक्टर है, या फिर शंट जो है रजिस्टर है। तो असल में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं दोस्तों, आपको पता है। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए ज़्यादातर कैपेसिटर या फिर सिंक्रोनस मोटर जो है वो आपकी लगाई जाती है। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर जो है वो आपका उप स्टेशन के अंदर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर शंट कैपेसिटर जो है इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि
400 किलोवाट के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि 400 केवी का अगर लोड है तो उसके लिए उप स्टेशन में जो फेज के बीच में जो गैप है वो कितना होगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 9400 मीटर mm या फिर 4200 mm, 2100 mm या फिर 1300 mm या फिर 320 mm। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 4200 mm का जो है वो गैप होना चाहिए फेज टू फेज क्लियरेंस के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए भू संपर्क स्विच, परिपथ वियोजक, बस बार, तड़ित रोधक या फिर जो है तरंग जाल। तो दोस्तों जो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है कि उप स्टेशन के अंदर कौन सा घटक है जो बिना लोड की अवस्था में यानी कि नो लोड की कंडीशन में उपकरण में विद्यमान जो आवेश है उसको भूमि में डिस्चार्ज करने का काम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए तड़ित चालक, यानी कि तड़ित जो चालक है वो होता है इसका राइट आंसर। लेकिन विभाग ने जो इसका आंसर दिया वो जो है भू संपर्क स्विच दिया, लेकिन इसका आंसर ये नहीं रहेगा, तड़ित चालक इसका राइट आंसर रहेगा। डिट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पर्वतीय क्षेत्र के लिए, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर के लिए, भूमिगत स्टेशन के लिए या फिर ऑफ शोर स्टेशन जो है जगह के लिए या फिर इन सभी के लिए। तो इन सभी के लिए जो आप गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन जो है वो आप यूज कर सकते हैं, उनको ही प्राथमिकता आपकी दी जाने वाली है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया था कि निम्न में से एक वेक्टर मात्रक क्या है। यानी कि निम्न में से एक वेक्टर मात्रक, यानी कि आपसे पूछा गया है कि निम्न में से एक तरीके की जो आपकी सदिश राशि जो है वो आपकी क्या रहने वाली है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि सापेक्षित पारगम्यता होती है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है, फ्लक्स घनत्व होता है, चुंबकीय विभव होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चुंबकीय क्षेत्र जो तीव्रता होती है वो एक तरीके से सदिश जो है मात्रक रहने वाला है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में संवेग को परिवर्तित करने के लिए किसी डायपोल की क्षमता का मापक क्या है। यानी कि पहले जो बात आती है कि डायपोल कहते हैं किसको है, तो दो पोल जो एक साथ परिवर्तित हो सकते हैं उनको असल में डायपोल कहते हैं। तो इसके लिए जो है पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन दिए गए थे डायपोल गति, जो चुंबकीय फ्लक्स की गति, चुंबकीय बल, चुंबकीय इंडक्टेंस या चुंबकीय विभव। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर समायोजन करना है तो उसके लिए संवेग परिवर्तित हो सके, यानी कि साथ में परिवर्तित हो सके ऐसे डायपोल के जो मापक है वो क्या है, उनको क्या बोलते हैं। तो असल में दोस्तों इनको अपने सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि सिंक्रोनस गति बोलते हैं। लेकिन सिंक्रोनस गति जो आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया, यानी कि इसको वैसे तो क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति कहते हैं, और सिंक्रोनस गति जो है वो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा डायपोल गति, यानी कि डायपोल गति उनको बोल सकते हैं अपने। तो सिंक्रोनस गति ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा डायपोल गति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया कि निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। तो निम्न में से एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण जो है वो क्या है। तो देखिए पैरामैग्नेटिक पदार्थ सबसे पहले किनको बोलते हैं, तो जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको अपने पैरामैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं, यानी कि अणुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनको अपने पैरामैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं। और इनकी जो चुंबकशीलता का मान होता है वो इकाई से जो है वो आपका दोस्तों अधिक होता है। और इसके अंदर जो है कौन से पदार्थ आते हैं, तो इसके अंदर आपका तांबा है और आपके एल्यूमिनियम है। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये आते हैं जो आपके अणुचुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपका जो यहाँ पर तांबा है, चांदी है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। लेकिन विभाग ने जो इसका आंसर माना है वो आपका जो है टंटालम जो है वो माना है। तो इसका जो ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डाउट वाला है। इसके अंदर असल में जो है आपके ऑप्शन जो है वो आपके सारे बन रहे हैं अणुचुंबकीय पदार्थ के अंदर एक चुंबकशीलता का मान होता है, और तांबा और एल्यूमिनियम और चांदी ये सारे इसके अंदर ही आते हैं। तो असल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, वह खालिस्तान है।
कोरेसिविटी है, या फिर रिटेटिविटी है, पारगम्यता है, रिलेक्टेंस है, या फिर रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि असल में वह पदार्थ का गुण जो सरलता से व्याख्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के भाग में स्थापित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो असल में उसको दोस्तों चुंबकशीलता बोलते हैं अपने, यानी कि उसको अपने क्या बोलते हैं दोस्तों? चुंबकशीलता बोलते हैं। असल में चुंबकशीलता यहाँ पर ऑप्शन में ना देके उसको हिंदी में नाम जो है वो आपको दे दिया, चुंबकशीलता जो है उसको बोलते हैं। और चुंबकशीलता का हिंदी नाम क्या रहेगा? यहाँ पर पारगम्यता जो है वो अपने कहते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि परम लोहे का मुख्य भाग क्या है? तो परम लोहे किन को बोलते हैं? तो दोस्तों 2 या 3 जो धातुएं मिलकर एक मिश्र धातु बनाती है, यानी कि परम लोहे असल में किसको बोलेंगे? तो असल में जो मिश्र धातु होती है, यानी कि मिश्र जो धातु बनाते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? परम लोहे बोलते हैं। तो असल में परम लोहे जो है उसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा भाग सामान्यतः ज़्यादा यूज होता है? तो कोबाल्ट होता है, क्रोमियम होता है, निक्कल होता है, या टंगस्टन होता है, कौन सा होता है? तो असल में निक्कल जो होता है दोस्तों, निक्कल का यूज ज़्यादातर अपने परम लोहे के अंदर ज़्यादा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया कि तत्व जिसकी पारगम्यता उसके मूल स्थान की तुलना में कम होती है, ऐसा तत्व जिसकी पारगम्यता उसके मूल स्थान की तुलना में कम होती है वह खाली स्थान है। तो फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, या बाइपोलर है, या नॉन मैग्नेटिक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तत्व जिसकी पारगम्यता यानी कि चुंबकशीलता जो है वो मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है, यानी मुक्त स्थान की बात हो रही है, यानी कि निर्वात की बात हो रही है। तो निर्वात जो है, निर्वात की चुंबकशीलता जो है वो कितनी होगी दोस्तों? तो निर्वात जो होगा उसकी चुंबकशीलता का मान होता है इकाई। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसकी चुंबकशीलता से भी कम किसकी होती है? तो आपके 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, फेरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डायामैग्नेटिक, यानी कि डायामैग्नेटिक पदार्थ जो है वो ऐसे पदार्थ है जिनकी चुंबकशीलता का मान 1 से भी क्या होता है? कम होता है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता का, तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से लेकर 1000 तक लगभग होती है। और अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता का, तो इसका इकाई से अधिक होता है, और लगभग कितना अधिक तक हो सकता है? तो 50 तक हो सकती है चुंबकशीलता का मान। और डायमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकशीलता तो इकाई से क्या होती है? कम होती है दोस्तों, इकाई से क्या होती है? कम होती है। और यही क्वेश्चन आपके अंदर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा कि किसकी चुंबकशीलता कम होती है? तो डायमैग्नेटिक पदार्थ है जिनकी चुंबकशीलता इकाई से कम होती है दोस्तों। तो इसके अंदर हमने जो है 80 क्वेश्चन जो है वो आज कवर करने की कोशिश की है, और उम्मीद करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे और बेहतरीन रहे होंगे। तो अगर आपके ये जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो गए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कब तक चाहिए। और असल में अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस जो क्लास है उसका फ़ायदा हो सके। और दूसरा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला जो इसका पार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो मिलेंगे आप सभी से इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।